ओलिवर ट्विस्ट अध्याय 17। ओलिवर की किस्मत ने उसकी बदनामी के लिए लंदन में एक महान व्यक्ति को भेजा। मंच पर अच्छे हिंसक मेलोड्रामा में यह प्रथा है कि दुखद और हास्यपूर्ण दृश्यों को ऐसे नियमित रूप से प्रस्तुत किया जाए जैसे कि लाल और सफेद परतें बारी बारी से बेकन की धारियों में पाई जाती हैं। नायक अपने तिनके वाले बिस्तर पर गिरता है, बेड़ियों और दुखों से दबा हुआ। अगले दृश्य में उसका वफादार लेकिन बेखबर साथी दर्शकों को एक हास्य गीत सुनाता है। हम अपने धड़कते दिलों के साथ देखते हैं कि नायिका एक घमंडी और निर्दयी बैरन के चंगुल में है। उसकी शील और जीवन दोनों खतरे में हैं। वह एक को बचाने के लिए दूसरे की बलि देने के इरादे से अपना खंजर निकालती है, और जैसे ही हमारी उम्मीदें चरम सीमा पर पहुंचती हैं, एक सीटी की आवाज सुनाई देती है और हम तुरंत महल के बड़े हॉल में पहुंच जाते हैं, जहां एक बूढ़ा सेनानी अपने सेवकों के साथ एक मजेदार कोरस गाता है, जो चर्च की तहखानों से महलों तक हर जगह घूमते रहते हैं और हमेशा गाते रहते हैं। ऐसे बदलाव हास्यास्पद लगते हैं, लेकिन यह उतना अस्वाभाविक नहीं है जितना कि पहली नजर में लगता है। असल जिंदगी में अच्छे समय से लेकर मौत तक के अचानक बदलाव और मातम के कपड़ों से छुट्टियों के कपड़ों तक के परिवर्तन उतने ही चौंकाने वाले होते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि वहां हम खुद अभिनेता होते हैं, सिर्फ दर्शक नहीं, जो बहुत बड़ा अंतर पैदा करता है। थिएटर की नकली जिंदगी में जो अभिनेता होते हैं, वे भावनाओं या भावनाओं के अचानक बदलावों को नहीं देख पाते, जो केवल दर्शकों की नजर में आकर ऊटपटांग और बेतुके लगते हैं। जैसे कि किताबों में अचानक दृश्यों के बदलाव और समय और स्थान के तेजी से बदलने को लंबे समय से मान्यता प्राप्त है, और कुछ के द्वारा इसे लेखन कला का सबसे बड़ा गुण माना जाता है। कुछ आलोचकों के अनुसार लेखक की कुशलता का मुख्य मूल्यांकन इस बात से किया जाता है कि वह हर अध्याय के अंत में अपने पात्रों को कितनी मुश्किल में छोड़ता है। इसलिए इस अध्याय की इस संक्षिप्त शुरुआत को शायद अनावश्यक माना जा सकता है। अगर ऐसा हो तो इसे इस कहानीकार की ओर से एक नाजुक संकेत समझा जाए कि वह उस शहर की ओर लौट रहा है जहां ओलिवर ट्विस्ट का जन्म हुआ था। पाठक यह मान ले कि यह यात्रा करने के लिए अच्छे और ठोस कारण हैं, नहीं तो उसे ऐसी यात्रा के लिए आमंत्रित नहीं किया जाता। मिस्टर बम्बल सुबह सुबह वर्कहाउस के गेट से निकले और शान से चलते हुए हाई स्ट्रीट पर आगे बढ़े। वह पूरी तरह अपने बीडल के पद की शोभा में थे। उनकी तिरछी टोपी और कोट सुबह की धूप में चमक रहे थे। उन्होंने अपनी छड़ी को स्वास्थ्य और शक्ति के साथ मजबूती से पकड़ा हुआ था। मिस्टर बम्बल हमेशा सिर ऊंचा रखते थे, लेकिन आज सुबह उनका सिर सामान्य से ज्यादा ऊंचा था। उनकी आंखों में एक खोया हुआ भाव था और उनके हाव भाव में एक गरिमा थी जो किसी भी अजनबी को चेतावनी दे सकती थी कि बीडल के मन में ऐसे विचार चल रहे हैं जिन्हें व्यक्त करना संभव नहीं है। मिस्टर बम्बल छोटे दुकानदारों और अन्य लोगों से बात करने के लिए नहीं रुके, जिन्होंने उन्हें सम्मानपूर्वक अभिवादन किया। उन्होंने बस अपने हाथ के इशारे से उनका अभिवादन स्वीकार किया और तब तक अपनी शान से चलते रहे जब तक कि वह उस फार्म तक नहीं पहुंच गए जहां मिसेज मैन अनाथ बच्चों की देखभाल कर रही थीं। धत्त उस बीडल को, मिसेज मैन ने बगीचे के फाटक पर जानी पहचानी दस्तक सुनते ही कहा। अगर यह सुबह के इस समय वह नहीं है। अरे मिस्टर बम्बल, जरा सोचिए कि इस समय आप आ गए। ओह मेरे भगवान, यह तो वाकई खुशी की बात है। अंदर आइए कृपया। पहली बात उन्होंने सुसान से कही थी, और खुशी के ये शब्द मिस्टर बम्बल से बोले गए थे जैसे ही अच्छी महिला ने बगीचे का फाटक खोला और उन्हें सम्मानपूर्वक घर के अंदर ले गईं। मिसेज मैन, मिस्टर बम्बल ने कहा, ना तो वह आम लोगों की तरह बैठ गए और ना ही खुद को लापरवाही से कुर्सी पर गिराया, बल्कि धीरे धीरे और आराम से कुर्सी पर बैठे। मिसेज मैन, मैडम सुप्रभात।
अच्छा, और आपको भी सुप्रभात सर, मिसेज मैन ने कई मुस्कानों के साथ जवाब दिया। और उम्मीद है कि आप स्वस्थ होंगे सर। ठीक ठाक, मिसेज मैन बीडल ने उत्तर दिया। एक परोचियल समाजसेवी, जीवन गुलाबों का बिस्तर नहीं होता, मिसेज मैन। अरे बिल्कुल सही कहा, मिस्टर बम्बल, महिला ने जवाब दिया। और अगर सभी अनाथ बच्चे इसे सुन पाते तो वे भी इस बात का समर्थन कर सकते थे। एक परोचियल जीवन, मैडम, मिस्टर बम्बल ने अपनी छड़ी से मेज पर मारते हुए कहा, चिंता, परेशानी और कठिनाइयों से भरा होता है, लेकिन सभी सार्वजनिक चरित्रों को, जैसा कि मैं कह सकता हूँ, मुकदमे झेलने पड़ते हैं। मिसेज मैन बीडल का मतलब पूरी तरह न समझते हुए सहानुभूति से अपने हाथ उठाए और एक गहरी सांस ली। अरे, आप सांस तो भर सकती हैं, मिसेज मैन बीडल ने कहा। यह समझते हुए कि उन्होंने सही किया है, मिसेज मैन ने फिर से सांस ली, और यह स्पष्ट था कि यह सार्वजनिक चरित्र को संतोष दे रहा था। फिर बीडल ने अपनी तिरछी टोपी की ओर गंभीरता से देखते हुए एक प्रसन्न मुस्कान को दबाते हुए कहा, मिसेज मैन, मैं लंदन जा रहा हूं। अरे मिस्टर बम्बल, मिसेज मैन ने चौंकते हुए कहा। लंदन, मैडम, दृढ़तापूर्वक बीडल ने फिर कहा, कोच से। मैं और दो अनाथ बच्चे, मिसेज मैन। एक कानूनी मामला शुरू हो रहा है, एक बस्ती को लेकर, और बोर्ड ने मुझे मुझे मिसेज मैन, मामला क्लर्किनवेल कोर्ट में पेश करने के लिए चुना है। और मुझे बहुत संदेह है, मिस्टर बम्बल ने गर्व से सीधा खड़े होकर कहा, कि क्लर्किनवेल कोर्ट खुद को मुश्किल में पाएगी, जब तक कि वे मेरे साथ नहीं निपटते। अरे आप उन पर इतना सख्त मत होइए सर, मिसेज मैन ने मनाने वाले अंदाज में कहा। क्लर्किनवेल कोर्ट ने यह खुद अपने ऊपर लिया है, मैडम, मिस्टर बम्बल ने जवाब दिया। और अगर उन्हें लग रहा है कि वे उम्मीद से ज्यादा बुरा अनुभव कर रहे हैं, तो इसका दोष उन्हीं पर होगा। मिस्टर बम्बल ने यह शब्द इतने दृढ़ और गंभीर अंदाज में कहे कि मिसेज मैन इस बात से बेहद प्रभावित लग रही थीं। अंततः उन्होंने कहा, आप कोच से जा रहे हैं सर। मुझे लगा हमेशा उन अनाथ बच्चों को गाड़ियों में भेजा जाता है। वो तब होता है जब वे बीमार होते हैं, मिसेज मैन बीडल ने कहा। हम बीमार अनाथ बच्चों को बारिश में खुली गाड़ियों में डालते हैं ताकि उन्हें ठंड न लगे। ओह, मिसेज मैन ने कहा। प्रतिद्वंद्वी कोच ने इन दोनों के लिए ठेका लिया है और सस्ते में ले जाता है, मिस्टर बम्बल ने कहा। दोनों की हालत बहुत खराब है, और हमें लगा कि उन्हें ले जाना 2 पाउंड सस्ता पड़ेगा, बजाय उन्हें दफनाने के। अगर हम उन्हें किसी और जिले पर छोड़ सकते हैं, और मुझे लगता है कि हम ऐसा कर सकते हैं, अगर वे रास्ते में मर न जाएं। हाँ, हाँ, हाँ। जब मिस्टर बम्बल ने थोड़ी देर हंसी की, तो उनकी नजर फिर से उनकी तिरछी टोपी पर पड़ी, और वे गंभीर हो गए। हम काम को भूल रहे हैं, मैडम, बीडल ने कहा। यह रहा आपका परोचियल भत्ता इस महीने के लिए। मिस्टर बम्बल ने अपनी जेब से कागज में लिपटा कुछ चांदी के सिक्के निकाले और एक रसीद की मांग की, जिसे मिसेज मैन ने लिख दिया। यह बहुत धब्बेदार है सर, बच्चों की देखभाल करने वाली महिला ने कहा, लेकिन यह औपचारिकता के लिए काफी है, मुझे लगता है। धन्यवाद मिस्टर बम्बल, सर, मैं बहुत आभारी हूँ। मिस्टर बम्बल ने मिसेज मैन की झुकाव का हल्के से सिर हिलाकर उत्तर दिया, और बच्चों के बारे में पूछताछ की। भगवान उनके नन्हे दिलों की रक्षा करें, मिसेज मैन ने भावुकता से कहा। वे जितना हो सके अच्छे हैं, प्यारे बच्चे। बेशक उन दो को छोड़कर जो पिछले हफ्ते मर गए। और छोटा डिक, क्या वह लड़का अब भी ठीक नहीं है? मिस्टर बम्बल ने पूछा। मिसेज मैन ने सिर हिलाया। वह एक बुरा, गुस्सैल और दुष्ट परोचियल बच्चा है, मिस्टर बम्बल ने गुस्से से कहा। वह कहाँ है? मैं उसे 1 मिनट में आपके पास लाती हूँ, सर, मिसेज मैन ने जवाब दिया।
डिक इधर आओ। थोड़ी देर पुकारने के बाद डिक मिल गया। उसका चेहरा पंप के नीचे रखकर धोया गया और मिसेज मैन की पोशाक पर सुखाया गया। फिर उसे मिस्टर बम्बल के डरावने सामने पेश किया गया। बच्चा पीला और दुबला था, उसके गाल धंसे हुए थे और उसकी आंखें बड़ी और चमकदार थीं। परीश द्वारा दी गई कम पोशाक, उसकी दयनीय हालत की पहचान उसके कमजोर शरीर पर ढीली लटक रही थी और उसके छोटे छोटे अंग बूढ़े आदमी जैसे कमजोर हो गए थे। ऐसा ही वह छोटा सा प्राणी था जो मिस्टर बम्बल की नजरों के नीचे कांपते हुए खड़ा था। उसने फर्श से अपनी नजरें ऊपर उठाने की हिम्मत नहीं की और बीडल की आवाज सुनने से भी डर रहा था। क्या तुम इस सज्जन की तरफ देख नहीं सकते, तुम जिद्दी लड़के, मिसेज मैन ने कहा। बच्चे ने विनम्रता से अपनी आंखें उठाईं और मिस्टर बम्बल की आंखों से टकराईं। तुम्हें क्या हुआ है, परोचियल डिक, मिस्टर बम्बल ने हंसते हुए पूछा। कुछ नहीं सर, बच्चे ने धीरे से जवाब दिया। मुझे भी ऐसा ही लगता है, मिसेज मैन ने कहा, जो निश्चित रूप से मिस्टर बम्बल के मजाक पर बहुत हंसी थीं। तुम्हें कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे यकीन है। मुझे कुछ चाहिए, बच्चे ने कांपते हुए कहा। अरे वाह, मिसेज मैन बीच में बोली, मुझे लगता है कि अब तुम कहने वाले हो कि तुम्हें कुछ चाहिए, है न? अरे तुम छोटे दुष्ट। रुको मिसेज मैन, रुको, बीडल ने अपने हाथ उठाकर अधिकार जताते हुए कहा। क्या चाहिए लड़के, बताओ। मुझे यह चाहिए, बच्चे ने कांपते हुए कहा, कि अगर कोई जो लिख सकता हो वह मेरे लिए कुछ शब्द एक कागज पर लिख दे, उसे मोड़ दे और सील कर दे और मेरे मरने के बाद उसे मेरे लिए रखे। अरे यह लड़का क्या कह रहा है, मिस्टर बम्बल ने आश्चर्य से कहा, क्योंकि बच्चे की गंभीरता और उसकी मुरझाई हुई स्थिति ने उन पर कुछ असर डाला था, हालांकि वे ऐसी चीजों के आदी थे। तुम क्या कहना चाहते हो लड़के? मैं यह कहना चाहता हूँ, बच्चे ने कहा, कि मैं अपना प्यार प्यारे ओलिवर ट्विस्ट के लिए छोड़ना चाहता हूँ और उसे बताना चाहता हूँ कि मैंने कितनी बार अकेले बैठकर रोया, यह सोचकर कि वह अंधेरी रातों में बिना किसी मदद के भटक रहा होगा। और मैं उसे बताना चाहता हूँ, बच्चे ने अपने छोटे हाथों को आपस में दबाते हुए और गहरे भाव से बोलते हुए कहा, कि मैं खुश हूँ कि मैं बहुत छोटे में ही मर रहा हूँ, क्योंकि शायद अगर मैं बड़ा होता और बूढ़ा हो जाता तो मेरी छोटी बहन जो स्वर्ग में है मुझे भूल जाती या मुझसे अलग हो जाती, और यह कितना अच्छा होता अगर हम दोनों वहाँ बच्चे ही रहते। मिस्टर बम्बल ने उस छोटे वक्ता को सिर से पैर तक अजीब आश्चर्य से देखा और अपनी साथी की ओर मुड़कर कहा, ये सब एक ही कहानी में हैं, मिसेस मैन। उस ओलिवर ने इन सबको बिगाड़ दिया है। मैंने तो इसे कभी नहीं सोचा था सर, मिसेज मैन ने कहा, अपने हाथ उठाते हुए और डिक को क्रूरता से देखते हुए। मैंने कभी इतना कठोर छोटा बच्चा नहीं देखा। उसे ले जाओ मैडम, मिस्टर बम्बल ने कठोरता से कहा। यह मामला बोर्ड को बताया जाएगा, मिसेज मैन। मुझे उम्मीद है कि सज्जन समझेंगे कि यह मेरी गलती नहीं है सर, मिसेज मैन ने दुखी स्वर में कहा। वे समझेंगे मैडम, उन्हें इस मामले की सच्चाई बताई जाएगी, मिस्टर बम्बल ने कहा। जाओ इसे ले जाओ, मैं इसकी शक्ल नहीं देख सकता। डिक को तुरंत ले जाकर कोयले के तहखाने में बंद कर दिया गया। कुछ देर बाद मिस्टर बम्बल अपनी यात्रा की तैयारी के लिए रवाना हो गए। अगले दिन सुबह 6 बजे मिस्टर बम्बल अपनी तिरछी टोपी को गोल टोपी में बदलकर और अपने शरीर पर एक नीला ओवरकोट डालकर, जिसमें एक केप था, कोच के बाहर बैठे उन अपराधियों के साथ जिनका निपटारा विवादास्पद था, और आखिरकार वे लंदन पहुंच गए। रास्ते में उन्हें केवल वही परेशानी झेलनी पड़ी जो उन दो अनाथों के अजीब व्यवहार से हुई, जो लगातार कांप रहे थे और ठंड की शिकायत कर रहे थे, जिसके कारण मिस्टर बम्बल ने कहा कि उनके दांत उनके मुंह में किटकिटाने लगे और उन्हें बहुत असहज महसूस हुआ,
जबकि उन्होंने ओवरकोट पहना हुआ था। रात के लिए इन बुरे इरादों वाले लोगों को ठिकाने लगाने के बाद मिस्टर बम्बल उस घर में बैठ गए जहां कोच रुका था, और उन्होंने एक साधारण भोजन किया जिसमें स्टेक, ऑयस्टर सॉस और पोर्टर था। एक गिलास गर्म जिन एंड वाटर को चिमनी पर रखकर उन्होंने अपनी कुर्सी को आग के पास खींच लिया और असंतोष और शिकायत के अत्यधिक प्रचलित पाप पर कुछ नैतिक चिंतन के साथ खुद को अखबार पढ़ने में लगा लिया। पहला पैराग्राफ जिस पर मिस्टर बम्बल की नजर पड़ी वह निम्नलिखित विज्ञापन था। 5 गिनी इनाम, जिसमें एक युवा लड़का जिसका नाम ओलिवर ट्विस्ट है गुरुवार की शाम को अपने घर पेंटनविल से भाग गया या उसे बहकाया गया और तब से उसकी कोई खबर नहीं मिली है। जो भी व्यक्ति ऐसी जानकारी देगा जिससे उक्त ओलिवर ट्विस्ट की खोज में मदद मिले या उसकी पूर्व की कहानी पर कोई प्रकाश डाले, उसे ऊपर बताए गए इनाम का भुगतान किया जाएगा, जिसमें विज्ञापनकर्ता कई कारणों से गहरी रुचि रखता है। इसके बाद ओलिवर के कपड़े, व्यक्तित्व, रूपरंग और उसके गायब होने का पूरा विवरण था। साथ ही मिस्टर ब्राउनलो का नाम और पता भी दिया गया था। मिस्टर बम्बल ने अपनी आंखें चौड़ी कर लीं। उन्होंने उस विज्ञापन को धीरे धीरे और ध्यान से 3 बार पढ़ा और 5 मिनट के भीतर वे पेंटनविल की ओर चल पड़े। दरअसल अपनी उत्तेजना में उन्होंने गर्म जिन और पानी का गिलास भी बिना चखे छोड़ दिया। क्या मिस्टर ब्राउनलो घर पर हैं? मिस्टर बम्बल ने उस लड़की से पूछा जिसने दरवाजा खोला। इस सवाल के जवाब में लड़की ने थोड़ा टालमटोल करते हुए कहा, मुझे नहीं पता, आप कहाँ से आए हैं? जैसे ही मिस्टर बम्बल ने ओलिवर का नाम अपने काम के बारे में समझाने के लिए लिया, वैसे ही मिसेस बेडविन, जो बैठक के दरवाजे के पास सुन रही थीं, जल्दी से सांस फूलते हुए गलियारे में आ गईं। अंदर आइए, बूढ़ी औरत ने कहा, मुझे पता था कि हमें उसकी खबर मिलेगी। बेचारे प्यारे बच्चे, मुझे यकीन था उसका भला हो। मैंने हमेशा यही कहा था। यह कहने के बाद वह सम्मानित बूढ़ी औरत फिर से बैठक में वापस चली गईं और सोफे पर बैठते ही रोने लगीं। इस बीच लड़की, जो इतनी भावुक नहीं थी, ऊपर की ओर दौड़ गई और अब वापस आई और मिस्टर बम्बल से कहा कि वह तुरंत उसका पीछा करें, जो उन्होंने किया। उन्हें एक छोटे से पीछे वाले अध्ययन कक्ष में दिखाया गया, जहां मिस्टर ब्राउनलो और उनके मित्र मिस्टर ग्रिमविग बैठे थे, जिनके सामने डिकेंटर और गिलास रखे थे। दूसरे सज्जन ने तुरंत कहा, एक बीडल, एक परोचियल बीडल, वरना मैं अपना सिर खा जाऊं। कृपया अभी बाधा न डालें, मिस्टर ब्राउनलो ने कहा। बैठिए, क्या आप बैठेंगे? मिस्टर बम्बल बैठ गए। मिस्टर ग्रिमविग के अजीब व्यवहार से वे पूरी तरह से हैरान थे। मिस्टर ब्राउनलो ने दीपक को इस तरह रखा कि वह बीडल के चेहरे को बिना किसी रुकावट के देख सकें और थोड़ा अधीर होकर कहा, तो आप इस विज्ञापन को देखने के बाद आए हैं? जी हाँ सर, मिस्टर बम्बल ने कहा। और आप एक बीडल हैं, है न? मिस्टर ग्रिमविग ने पूछा। मैं एक परोचियल बीडल हूँ सज्जनों, मिस्टर बम्बल ने गर्व से उत्तर दिया। बिल्कुल, मिस्टर ग्रिमविग ने अपने दोस्त से धीरे से कहा, मुझे पता था कि वह बीडल ही है। हर तरफ से बीडल। मिस्टर ब्राउनलो ने अपने दोस्त को चुप कराने के लिए हल्के से अपना सिर हिलाया और फिर पूछा, क्या आपको पता है कि यह गरीब लड़का अभी कहाँ है? नहीं, मुझे किसी को नहीं पता, मिस्टर बम्बल ने जवाब दिया। अच्छा, तो आप उसके बारे में क्या जानते हैं? बूढ़े सज्जन ने पूछा। अगर आपके पास कहने के लिए कुछ है तो खुलकर बोलिए। आप उसके बारे में क्या जानते हैं? आपको उसके बारे में कोई अच्छी बात तो पता नहीं है न? मिस्टर ग्रिमविग ने व्यंग्यपूर्ण अंदाज में कहा। मिस्टर बम्बल के हाव भाव को ध्यान से देखने के बाद मिस्टर बम्बल ने इस सवाल को तुरंत पकड़ लिया और गंभीरता से अपना सिर हिलाया।
देखा, मिस्टर ग्रिम्बिग ने विजी होकर मिस्टर ब्राउनलो की ओर देखते हुए कहा। मिस्टर ब्राउनलो ने चिंता भरी नजर से मिस्टर बम्बल के सख्त चेहरे की ओर देखा और उनसे अनुरोध किया कि वह ओलिवर के बारे में जितनी जल्दी हो सके बता दें। मिस्टर बम्बल ने अपनी टोपी उतारी, कोट के बटन खोले, अपनी बाहें मोड़ी और सोचते हुए सिर झुकाया। कुछ क्षणों के विचार के बाद उन्होंने अपनी कहानी शुरू की। यह कहानी मिस्टर बम्बल के शब्दों में बताई जाए तो लंबी और उबाऊ होती, क्योंकि इसे सुनाने में उन्हें करीब 20 मिनट लगे। लेकिन सारांश यह था कि ओलिवर एक अनाथ था जो बुरी और दुष्ट माता पिता की संतान था। उसके जन्म से ही उसने धोखाधड़ी, कृतघ्नता और दुष्टता जैसी कोई भी अच्छी आदतें नहीं दिखाई थीं। उसने अपने छोटे से जीवन का अंत उसी जगह किया जहां उसका जन्म हुआ था, एक निर्दोष लड़के पर कायरता भरा हमला कर, और रात के समय अपने मालिक के घर से भाग गया, यह साबित करने के लिए कि वह वही व्यक्ति है जिसे वह बता रहा था। मिस्टर बम्बल ने वे कागजात मेज पर रख दिए जो वह साथ लाए थे। फिर उन्होंने फिर से अपनी बाहें मोड़ी और मिस्टर ब्राउनलो की प्रतिक्रिया का इंतजार करने लगे। मुझे डर है कि यह सब सच है, बूढ़े सज्जन ने कागजात देखने के बाद दुखी होकर कहा। यह तुम्हारी जानकारी के लिए बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन अगर यह लड़के के लिए अच्छा होता तो मैं खुशी खुशी तुम्हें 3 गुना पैसे दे देता। यह संभव है कि अगर मिस्टर बम्बल को यह जानकारी साक्षात्कार के पहले ही मिल जाती तो वह अपनी कहानी को कुछ और रंग में प्रस्तुत करते। लेकिन अब देर हो चुकी थी, इसलिए उन्होंने गंभीरता से सिर हिलाया और 5 गिनी लेकर वहां से चले गए। मिस्टर ब्राउनलो कमरे में कुछ मिनटों तक इधर-उधर चलते रहे, बीडल की कहानी से स्पष्ट रूप से इतने परेशान थे कि यहाँ तक कि मिस्टर ग्रिम्बिग ने भी उन्हें और परेशान करने से परहेज किया। आखिरकार वह रुके और जोर से घंटी बजाई। मिसेस बेडविन जब गृहिणी आईं, तो मिस्टर ब्राउनलो बोले, वह लड़का ओलिवर एक धोखेबाज है। ऐसा नहीं हो सकता, सर। यह संभव नहीं है, बूढ़ी महिला ने जोर से कहा। मैं तुमसे कह रहा हूं कि वह है, बूढ़े सज्जन ने उत्तर दिया। तुम्हारा मतलब क्या है कि यह नहीं हो सकता? हमें उसके जन्म से लेकर अब तक की पूरी जानकारी मिली है और वह अपनी पूरी जिंदगी एक धूर्त बच्चा रहा है। मैं कभी इस पर विश्वास नहीं करूंगी, सर, बूढ़ी महिला ने दृढ़ता से जवाब दिया। कभी नहीं। तुम बूढ़ी औरतें कभी कुछ भी विश्वास नहीं करती, सिवाय नकली डॉक्टरों और झूठी कहानियों की किताबों के, मिस्टर ग्रिम्बिग ने झुंझलाते हुए कहा। मुझे पहले से पता था। अगर उसने बुखार न पकड़ा होता तो तुमने मेरी सलाह क्यों नहीं मानी? वह दिलचस्प था, है ना? दिलचस्प? बकवास। और मिस्टर ग्रिम्बिग ने गुस्से में आग को छेड़ा। वह एक प्यारा, आभारी और विनम्र बच्चा था, सर, मिसेस बेडविन ने नाराजगी से कहा। मैं बच्चों को जानती हूँ, सर, पिछले 40 सालों से मैं यह जानती हूँ, और जो लोग ऐसा नहीं कह सकते उन्हें उनके बारे में कुछ नहीं कहना चाहिए। यही मेरी राय है। यह बात मिस्टर ग्रिम्बिग पर तीखा प्रहार थी, जो अविवाहित थे। इससे उस सज्जन को केवल एक मुस्कान ही मिली और बूढ़ी महिला ने नाराजगी में अपना सिर झटका और एक और बात कहने के लिए अपना एप्रन ठीक किया। तभी मिस्टर ब्राउनलो ने उन्हें रोका। चुप रहो, बूढ़े सज्जन ने गुस्से का दिखावा करते हुए कहा, जो वह वास्तव में महसूस नहीं कर रहे थे। मुझे फिर कभी उस लड़के का नाम सुनाई न दे। मैंने यह बताने के लिए घंटी बजाई थी। कभी नहीं, कभी नहीं, किसी भी बहाने से, समझी? तुम कमरे से जा सकती हो, मिसेस बेडविन। याद रखना, मैं गंभीर हूं। उस रात मिस्टर ब्राउनलो के घर में सभी के दिल भारी थे। ओलिवर का दिल डूब गया जब उसने अपने अच्छे दोस्तों के बारे में सोचा। यह अच्छा था कि वह यह नहीं जानता था कि उन्होंने क्या सुना है, नहीं तो शायद उसका दिल टूट जाता।